Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 5. Today's topic is about the common financial derivatives. We have been talking a lot about different types of derivative securities in the last few lectures और मैंने आपको कुछ types बताई थी. We have talked about the forward contract and the future contracts and a little bit about the options contract as well. Today we are going to talk a little more about certain other types of financial derivatives. प्लस हेज फंड भी हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था और उसका कंपैरिजन किया था विद द म्यूचुअल फंड. तो आज हम कुछ जो बाकी की टाइप्स हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की उसके बारे में बात करेंगे और हम ये भी इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर बीइंग यूज्ड इन द financial markets and from the point of view of investor in order to hedge, speculate or in order to reduce risk. So let's start. So this is the layout of today's presentation. Number 1 is common financial derivatives. Then we are going to discuss why have derivatives. Why have derivatives means that why we are interested to use derivative securities. उसका मकसद क्या है. थोड़ी सी इसके बारे में पहले बात हुई थी, आज थोड़ी सी और हम इसके बारे में बात करेंगे. The risks जो उसके साथ contingent risks associated हैं, what are the risks which are associated if we are going to use such kind of derivative securities. Then number 4 leveraging. Leveraging का मतलब ये है कि we are going to use the debt financing. So whenever we talk about leveraging, whenever the firms are using debt financing in their capital, we call this concept as leveraging. So the use of debt financing in the capital structure is called the leveraging concept. Then trading of derivatives, how these derivatives are being traded. कुछ बात की थी हमने about the future contracts कैसे trade होते हैं. आज हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि how these derivative securities are generally traded, different types हैं उनकी. Then derivatives on the internet. डेरिवेटिव सिक्योरिटीज जो हैं वो इंटरनेट पे किस तरह से डिफरेंट साइट्स में आपको बताऊंगी जहाँ पे विच यू कैन विजिट फॉर द सेक ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज. द अपोलॉजिया ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डार्क साइड लाइक द रिस्क विच आर एसोसिएटेड. कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, इनको हम लेके चलेंगे विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव से क्या मतलब है. इन क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव द मीन्स फॉर बेसिस ऑफ एंड द रेट ऑफ पेमेंट्स आर स्पेसिफाइड. जैसे कि हमने पहली क्लास में एस्टेब्लिश किया था कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ऐसी सिक्योरिटीज हैं हुज वैल्यू लाई ऑन सम अंडरलाइंग सिक्योरिटी. अब अंडरलाइंग जो सिक्योरिटी हो सकती है, जो अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट इट कैन रेंज फ्रॉम कमोडिटी इवन टू द स्टॉक इंडिसेस. तो जब हम उसकी वैल्यू को क्रिएट करते हैं तो द मीन्स फॉर द बेसिस ऑफ एंड और द रेट ऑफ पेमेंट आर स्पेसिफाइड. तो हम उनके रेट्स को भी स्पेसिफाई करेंगे और उनकी डेट्स को भी स्पेसिफाई करेंगे. पेमेंट्स में बी इन करेंसी सिक्योरिटीज, अ फिजिकल एंटिटी सच एज गोल्ड और सिल्वर, एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एज व्हीट और पोर्क, अ ट्रांजिटरी कमोडिटी सच एज कम्युनिकेशन, बैंडविड्थ और एनर्जी. तो इससे पहले भी मैंने आपको बात ये कहा कि अंडरलाइंग, ये जितने भी आपको मैंने लिस्ट भी एक्सप्लेन किया, दीज आर ऑल दी अंडरलाइंग एसेट्स. और अंडरलाइंग एसेट्स जो हैं वो ही पेमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे. तो दे कैन बी एज वेरिड एज लाइक करेंसी, जिसको आप पेपर मनी कहते हैं करेंसी को. दी सिक्योरिटीज कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सम फिजिकल एंटिटी सच एज गोल्ड और सिल्वर, मेटल्स जो आप यूज करते हैं, an agriculture product such as wheat or pork, a transitory commodity such as communication bandwidth और energy. So कहने का मकसद ये है कि जो underlying asset है
उसकी जो रेंज है दैट मे वेरी और दैट इज एज वेरिड एज कुड बी, जैसे कि आपको इस पूरी लिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो पेमेंट है वो इस फॉर्म में होगी जो कि अंडरलाइंग एसेट है, और अंडरलाइंग एसेट की मैंने आपको लिस्ट बता दी एक बहुत लंबी सी। दिस लिस्ट इज नॉट कंप्लीट इवन, इसके अलावा भी और बहुत सारे अंडरलाइंग एसेट्स हैं जो कि हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ पेमेंट मे बी टाइड टू द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक इंडिसेस और फॉरेन करेंसी। तो जो जितनी अमाउंट पे करनी है इसको आप उसके साथ भी लिंक अप कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, विद द स्टॉक इंडिसेस और विद इवन विद द फॉरेन करेंसी। तो आप पेमेंट को इन सब चीजों के साथ भी फिक्स कर सकते हो। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आल्सो मे इन्वॉल्व लेवरेजिंग विद सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ मनी इन्वॉल्व बीइंग बोरोड। जो बोरोड मनी का कॉन्सेप्ट है उसको हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने इससे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस के कोर्स में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स में लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। लेवरेजिंग का मतलब होता है कि डेट फाइनेंसिंग या बोरोड मनी का जब आप सहारा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं टू टेक द हेल्प ऑफ लेवरेज। सो द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो है वो लेवरेज की मदद भी ले सकते हैं, लाइक दे मे बी टेकन with the help of a borrowed money. Leveraging thus act to multiply favorably or unfavorably impacts of total payment obligations of the parties to the derivative instrument. इस तरह से leveraging की मदद से ये हो सकता है कि that is going to multiply favorably or unfavorably। जैसे कि हम आम बिजनेस में भी अगर कभी borrowed money का इस्तेमाल करें तो we end up with tax savings, हमें हमेशा फायदा होता है। किस तरह से फायदा होता है कि वी एंड अप विद टैक्स सेविंग, क्योंकि हमारा जो जब हम मनी बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जनरेट होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस से मतलब ये है कि जब भी हम मनी बोरो करेंगे बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो वी आर लायबल टू पे अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वी आर बाउंड टू पे द रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है that is going to be treated as one of your expense in the income statement। ठीक है, तो जब इनकम स्टेटमेंट में आप उसको एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हो तो अल्टीमेटली आपकी जो इनकम है, जो टोटल नेट इनकम है वो कम हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम कम होगी तो उस पर टैक्स भी कम लगेगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट हाउ वी कैन सेव टैक्सेस ऑन द अमाउंट और ऑन द प्रॉफिट्स दैट वी आर जनरेटिंग। थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं अबाउट दी डेट। लाइक हमारे पास है रेवेन्यूज लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट है जिसमें अगर आप डेट फाइनेंसिंग करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लेस हो जाएगा। तो रेवेन्यू को जब आप रेवेन्यूज को में से एक्सपेंस लेस करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लेस होगा। ये केस ए बना लेते हैं और ये एक केस बी है। लेट्स से रेवेन्यूज आपके 100 थे, एक्सपेंसेस 50, इंटरेस्ट एक्सपेंस 20, ईबीटी आपकी बस ये 30, रेवेन्यूज 100, एक्सपेंसेस 50, ईबीटी 50। ठीक है, अब क्या होगा, इस पे जो टैक्स लगेगा लेट्स से एट द रेट ऑफ 30% और इस पे लेट्स से एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, आप ये समझ लें ये मिलियंस में है, ये मिलियंस में है आपकी अमाउंट। 30 का 30% 9, 50 का 30% 15, दोनों को लेस करें, 21, 35. So this is E after taxes. This is earning after taxes.
तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, केस ए में जहां पे हमने लिवरेज लिया वहां पे हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू 20, जबकि यहाँ पे हमारा केस बी में हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो नहीं होगा, बिकॉज वी हैवंट टेकन एनी बोरोड मनी। जब हमने मनी बोरो नहीं की तो हमें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो टैक्स चार्ज हो रहा है केस ए में, दैट इज $9 मिलियन ओनली, लेकिन जो आपका केस बी में जो आपका टैक्स चार्ज हो रहा है दैट इज 15। वाई इट इज ग्रेटर? क्योंकि टैक्सेबल इनकम ज्यादा है। ये जो आपकी ईबीटी है वो इस केस से ज्यादा है, तो टैक्सेबल इनकम, डेट लेने से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यू विल एंड अप गिविंग अप लेस टैक्स। जब कम टैक्स देंगे तो अल्टीमेटली अर्निंग आफ्टर टैक्सेस भी कम होगी। लेकिन हमारा जो पर्पज है वो इस वक्त ये जो आपको 9 की फिगर और 15 की फिगर है, लाइक 15 और जो 9 की फिगर है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ पे आपको अगर 9 मिलियन टैक्स देना पड़ा तो यहाँ पे आपको 15 मिलियन टैक्स देना पड़ा है अगर आपने अपनी फर्म को लिवरेज नहीं किया हुआ या अगर आपने डेट फाइनेंसिंग नहीं की हुई। तो डेट फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो टैक्स सेविंग है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आल्सो मे इन्वॉल्व लेवरेजिंग विद स्पेसिफिक परसेंटेजेस ऑफ money involved being borrowed. Leveraging thus acts to multiply favorably or unfavorably impacts of total payment obligations of the parties of the derivative instrument. Similar kind of benefits can be achieved when we are using the derivative instruments under the borrowed money. जब हम borrowed money से derivatives को use करेंगे, that is also one of the financing instrument that can be used as one of the investment strategy, जिसके ऊपर आप सेविंग्स कर सकते हो, स्पेशली विद रेफरेंस टू द टैक्स सेविंग्स। Here are the examples of some common financial derivatives. We have been talking about options. We have been talking about forward contracts and future contracts. मैंने आपको इन दोनों के डिफरेंसेस भी बता दिए थे। ऑप्शंस के बारे में भी हमने बहुत डिटेल से बात की थी अबाउट दी कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस एंड दी यूरोपियन ऑप्शंस एंड दी अमेरिकन ऑप्शंस। Then we have the stripped mortgage-backed securities. Then we have the structured notes. Then we have the swaps. Then we have the rights of use, combine and hedge funds. So all of them जो हमने डिटेल से नहीं पढ़े ज्यादा, आज हम उनको ज्यादा फोकस करेंगे। ऑप्शंस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर्स को, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रिप्ड mortgage-backed सिक्योरिटीज, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, स्वैप्स और बाकी जितने आपके हैं। हेज फंड्स पे भी हमने थोड़ी सी बात की थी, आज हम थोड़ी सी और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 इज स्ट्रिप्ड mortgage-backed securities. What are the stripped mortgage-backed securities? Stripped mortgage-backed securities जैसा कि एब्रीविएशन है SMBS, stripped mortgage-backed securities called the SMBS represents interest in a pool of mortgages called tranches, the cash flow of which has been separated into interest and principal components. जिनके cash flows को आप principal और interest component में divide कर सकते हैं, which are called the tranches. So SMBS का मतलब है it represent interests in the pool of mortgages which are called tranches. And tranches क्या हैं? The cash flows of which has been separated into interest and principal component. तो जो टोटल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है और टोटल प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है, हमने उसको सेपरेट किया हुआ है। इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज कॉल्ड IOs receive the interest portion of the mortgage payment and generally increase in value as the interest rate rise and decrease in value as the interest rate fall. तो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज को हमने एब्रीविएट किया दो तरह से। इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज को हमने एब्रीविएट किया IOs से। IOs का मतलब है कि दे रिसीव इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द मॉर्गेज पेमेंट एंड जनरली इंक्रीज इन वैल्यू एज द इंटरेस्ट रेट राइज एंड डिक्रीज इन वैल्यू एज द इंटरेस्ट रेट फॉल। सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंटरेस्ट रेट चेंजेस। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा इन सिक्योरिटी के ऊपर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा इन सिक्योरिटीज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। जैसा कि नाम से जाहिर है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज का मतलब है IOs। IOs का क्या मतलब है? दे रिसीव द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द मॉर्गेज पेमेंट एंड जनरली इंक्रीज
इन दी वैल्यू, और इनकी वैल्यू उस वक्त इंक्रीज होगी जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में हाई होगा, और इनकी वैल्यू उस वक्त डिक्रीज होगी जबकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा. सो द इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज आर अब्रीविएटेड एज IOs. Then are the principal only securities. Principal only securities are abbreviated as POs. IOs and POs. POs are the principal only securities. They receive the principal portion of the mortgage payment and respond inversely to the interest rate movement. जहाँ पे ये direct relationship था between interest rate and IO securities, प्रिंसिपल ऑनली सिक्योरिटीज का इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू हैव द एज द इंटरेस्ट रेट गोज अप द वैल्यू ऑफ द POs वुड टेंड टू फॉल, एंड एज द PO बिकम्स लेस अट्रैक्टिव कंपेयर टू द अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट प्लेस. तो IOs और POs में फर्क ये हुआ कि इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज हैं विच रिसीव द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द मॉर्गेज पेमेंट, और उन मॉर्गेज पेमेंट की सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट को रिसीव करते हैं, एंड जनरली दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट. एज द इंटरेस्ट रेट राइजेस द वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटीज इंक्रीजेस, एंड एज द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटीज डिक्रीजेस. देन द प्रिंसिपल ऑनली सिक्योरिटी. प्रिंसिपल ऑनली सिक्योरिटी जो है वो उसका उलट है. जो हमने IOs के बारे में बात की थी, ये उसका रिवर्स केस है. दे हैव गॉट द इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप से मतलब ये है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे ही इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा इन सिक्योरिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. देन कम्स द स्ट्रक्चर्ड नोट्स. स्ट्रक्चर्ड नोट्स हमने पहले बात कर ली मॉर्गेज स्ट्रिप्ट मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज की, SMBS की. SMBS के बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड नोट्स. स्ट्रक्चर्ड नोट्स क्या होते हैं? Structured notes are debt instrument where the principal or the interest rate is indexed to an unrelated indicator. अच्छा, ये एक ऐसा debt instrument है, these are the structured notes ऐसे debt instrument हैं जहाँ पे आपका interest rate या principal that is indexed to an unrelated indicator. इसको हमने किसी ऐसे indicator के साथ हमने connect कर दिया है which is unrelated. A bond whose interest rate is decided by the interest rate in England or the price of a barrel of the crude oil would be a structured note. So ऐसा कोई bond जिसका whose interest rate is decided by the interest rate in England, जिसका interest rate जो है वो England के interest rate के साथ connected हो, तो हमने इस तरह की चीज को क्या दिया? स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि हमने किसी चीज के ऊपर या किसी बेस के ऊपर रख के उसको बनाया है. जैसे कि अगर हम कोई ऐसा बॉन्ड ले लें जिसका इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज डिसाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंट्री और द प्राइस ऑफ द बैरल ऑफ अ क्रूड ऑयल, अगर हम उसके इंटरेस्ट रेट को किसी अनकनेक्टेड या इररिलेवेंट या अनरिलेटेड इंडिकेटर के साथ अटैच कर रहे हैं तो सच काइंड ऑफ अ नोट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड नोट. So this kind of a note would be the structured note. So the structured notes are the debt instrument where the principal or the interest rate is indexed to an unrelated indicator. I'm sure you are getting my point. देखिए, ऐसा कोई debt instrument जिसको हम connect कर सकें, जिसके interest rate को हम index कर सकें to some unrelated indicator. और unrelated indicator क्या है? जैसे a bond whose interest rate is decided by the interest rate in England or the price of a barrel of a crude oil would be a structured note. यानी हमने उसकी वैल्यू को, उसके इंटरेस्ट रेट को हमने कनेक्ट कर दिया with the crude oil or with the interest rate of some country. Sometimes the two elements of the structured notes are inversely related. कभी कभार ऐसा होता है कि जो दो एलिमेंट्स हैं स्ट्रक्चर्ड नोट्स के वो अनरिलेटेड होते हैं. कैसे? जैसे ही इंडेक्स ऊपर जाता है द रेट ऑफ पेमेंट गोज डाउन. अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो रेट ऑफ पेमेंट नीचे आ जाएगी. लाइक इनवर्सली रिलेटेड हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द इनवर्स फ्लोटर. इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं इनवर्स फ्लोटर. विद लेवरेजिंग स्ट्रक्चर्ड नोट्स में फ्लक्चुएट टू अ ग्रेटर डिग्री देन द अंडरलाइंग इंडेक्स. लेवरेजिंग की मदद से क्या होगा कि स्ट्रक्चर्ड नोट्स जो हैं दे मे फ्लक्चुएट
to a greater degree than the underlying index. Therefore, structured notes can be an extremely volatile derivative with high risk potential and a need for close monitoring. इसलिए ये जो स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं ये हाईली वोलेटाइल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं एंड दे नीड द क्लोज मॉनिटरिंग. व्हाई? क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं. तो सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स माइट बी वेरी वेरी रिस्की. तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को देखने के लिए यू शुड बी अवेयर अबाउट कि हम उनकी कांस्टेंट या क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे. स्ट्रक्चर नोट्स आर जनरली ट्रेडेड ऑन OTC, दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बड़ी ही डिटेल से OTC और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स के बारे में बताया था. तो स्ट्रक्चर नोट्स की आसानी ये है कि दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन OTC, दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट. एंड यू नो व्हाट इज द बेनिफिट फॉर ट्रेडिंग ऑन ओवर द काउंटर मार्केट? यस, ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है, दैट इज द इजीनेस ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन. एंड व्हाट इज दैट इजीनेस? कि हम बड़ी आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बिकॉज they are not that as much formalities which are involved on the exchange traded system. Plus it has got many other benefits as well, जो कि हमने बहुत डिटेल से exchange traded के साथ डिस्कस किए थे. दो डिफॉल्ट रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा as compared to the exchange traded, but there are certain other ways by which हम जो OTC का क्रेडिट रिस्क है उसको भी हम कम कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने बात की अबाउट दी स्ट्रिप्ड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के बारे में एंड अबाउट दी स्ट्रक्चर्ड नोट्स के बारे में. नाउ स्वैप्स क्या होते हैं? स्वैप का मतलब होता है एक की बजाय दूसरा या एक की जगह पे दूसरा. A swap is a simultaneous buying and selling of the same securities or obligation. क्या मतलब है? एक स्वैप होता है, it is a simultaneous buying and selling of the same security or obligation. हम सेम सिक्योरिटीज की अगर बाइंग करें या सेलिंग करें तो हम उसको कहते हैं स्वैप. Perhaps the best known swap occurs when two parties exchange interest payments based on the identical principal amount called the notional principal amount. अच्छा स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको स्वैप्स की आसान सी एग्जांपल दूं. जैसे मैं आपको ये कहूं आप मुझसे इतने डॉलर्स ले लें और उसके बदले में आप मुझे इतने ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे दें. दिस इज कॉल्ड अ स्वैप. समझ आ रहा है? आपको मैं ये डॉलर दे देती हूँ, आप उसके बदले में मुझे इतने ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे दें. दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है, इसका कुछ और रेट चल रहा है, इसका कुछ और है, इनका आपस में भी कुछ एक्सचेंज रेट होगा. स्वैप इज नॉट पॉसिबल. स्वैप के अंदर इंटरेस्ट रेट जरूर इन्वॉल्व होगा. जाहिर है अगर आप, क्योंकि वैल्यू ऑफ जो डॉलर करेंसी है दैट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द ऑस्ट्रेलियन, और उन दोनों के दरमियान में एक एक्सचेंज रेट भी है और हमको ये देखना है कि उस एक्सचेंज रेट की वजह से दोनों की वैल्यूज में फर्क कितना है. तो बेस्ट नोन स्वैप अकर when two parties exchange interest payments based on the identical principal amount. Identical principal amount का मतलब ये है कि for example this is $100 and this is 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर. ये डॉलर है और ये 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है. ठीक है, दोनों डॉलर हैं लेकिन ये है कि उनकी वैल्यूज फर्क हैं. इनका स्वैप बेस्ट उस वक्त पॉसिबल है जब हम इनकी सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को एक दूसरे के साथ स्वैप कर लें, बजाय इसके कि हम इन दोनों करेंसीज को स्वैप करें एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट. हम उनकी दोनों जो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनको स्वैप कर लें. तो जो नोशनल अमाउंट थी दैट से 100 थी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं हम उनको आपस में स्वैप कर लें. थिंक ऑफ एन इंटरेस्ट रेट स्वैप एज फॉलोज. पार्टी ए होल्ड्स अ 10-year $10,000 home equity loan that has a fixed interest rate of 7%, and a party holds a 10-year $10,000 home equity loan that has the adjustable interest rate. अब ये जो पहली वाली पार्टी है उसके पास 10 years का 10,000 होम इक्विटी लोन है जिसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7%, और जो दूसरी पार्टी है पार्टी बी दैट होल्ड्स अ 10-year $10,000 होम इक्विटी लोन दैट हैज द एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट दैट विल चेंज ओवर द लाइफ ऑफ अ मॉर्गेज. तो एडजस्टेबल का मतलब है कि जो चेंज होता रहता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग.
If party A and party B were to exchange interest rate payments on their otherwise identical mortgages, they would have engaged in an interest rate swap. अब अगर ये दोनों आपस में स्वैप करना चाहें तो ये अपनी पेमेंट्स को, तो दे वुड हैव एंगेज्ड इन द इंटरेस्ट रेट स्वैप, तो ये अपने आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप में करेंगी, क्योंकि पहले का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है और दूसरे का जो है वो एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट है। तो अगर ये दोनों आपस में स्वैप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, अगर आपस में इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो दे वुड हैव एंगेज्ड इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप। Interest rate swaps occur generally in three scenarios. Exchange of a fixed rate for a floating rate. ये जो मैंने आपको adjustable वाला बताया ना, adjustable is basically the floating rate. जो आपका adjustable rate है, that is the floating rate. तो interest rate swap, they would generally occur in three scenarios. Exchange of a fixed rate for the floating rate, a floating rate for fixed, एंड अ फ्लोटिंग रेट फॉर फ्लोटिंग। तो फिक्स्ड का फ्लोटिंग के साथ, फ्लोटिंग का फिक्स्ड के साथ, और फ्लोटिंग का फ्लोटिंग के साथ, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं। फिक्स्ड का फिक्स्ड के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स्ड का फिक्स्ड के साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों फिक्स है ना। अगर इस एक का 10% है तो दूसरा भी 10% है। ये देखें, इस तरह से इसका मैट्रिक्स बनेगा। Fixed, fixed, floating, fixed, floating, floating, fixed, floating. So we have three scenarios: floating, fixed, floating, floating, and fixed floating. The swap markets has grown dramatically. Today the swaps involve exchanges other than the interest rate, such as mortgages, currencies, and cross-national agreements. Swaps may involve cross-currency payments, that is US dollar versus Mexican pesos, and cross-market payments. Example, US short-term rate versus UK short-run rates. सो स्वैप्स जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नहीं है, बल्कि स्वैप्स में भी ऑन दी मॉर्गेजेस, ऑन दी करेंसीज, एंड इवन ऑन दी क्रॉस नेशनल अरेंजमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वैप्स की जो मार्केट है दैट हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली, और आजकल जो है वो स्वैप्स जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर स्वैप नहीं हो रहे, बल्कि और बहुत सारी अंडरलाइंग करेंसीज हैं जिनके ऊपर आपकी स्वैप्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। Rights of use. A type of swap is represented by swapping capacity on the networks using instruments called infeasible rights of use or IRUs. Companies buying an IRU might book the price as the capital expense, which could be spread over the number of years, but the income from the IRUs could be booked as the immediate revenue, which would bring an immediate boost to the bottom line. Technically, the practices within the Arcan rule that govern financial derivatives accounting methods, but only if the swap transactions are real and entered to and for the genuine business purpose. तो स्टूडेंट्स, याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि स्वैप ट्रांजैक्शंस को आप ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आप एक को दूसरे से स्वैप करते हैं, और हमारे यहाँ जो ज्यादा कॉमनली इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, दे आर दी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में हम क्या करते हैं, नोशनल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनका स्वैप करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल बताई इससे पहले, वही याद रखने वाली है। इंटरेस्ट रेट आर यूजुअली द बेसिस फॉर स्वैप ट्रांजैक्शंस, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी करेंसीज और मॉर्गेजेस को हम यूज कर सकते हैं फॉर दी स्वैप्स। नाउ कंबाइंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। कंबाइंड का मतलब यह है कि हम डिफरेंट जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। द रेंज ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट इज लिमिटेड ओनली बाय द ह्यूमन इमेजिनेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो रेंज है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की वो सिर्फ इस वजह से लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इमेजिनेशन।
वाई? बिकॉज इट इज बियॉन्ड द ह्यूमन इमेजिनेशन. आप इसको जितना ज्यादा एक्सपैंड करना चाहें, जितना ही ज्यादा इसको आप मर्ज करना चाहें, कॉम्बिनेशंस करना चाहें, यू कैन डू दैट. देयरफॉर इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स टू बी मर्ज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू फॉर्म न्यू डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स. तो ये नहीं है कि अगर ऑप्शंस हैं तो आप उसको किसी और चीज के साथ मिक्स करके या कंबाइन करके यूज नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, आपके लिए इतना ही आपकी जो एप्लीकेबिलिटी है फॉर द फाइनेंस वर्ल्ड, आपके लिए इतना भी जानना काफी है कि डिफरेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं या डिफरेंट जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे कैन बी यूज्ड फॉर इन सर्टेन कॉम्बिनेशंस लाइक ऑप्शंस को स्वैप्स के साथ, तो हम उसको कहते हैं स्वैप्शंस. ठीक है ना? इंटरेस्टिंग है ना? ऑप्शंस, स्वैप्शंस. ठहरें, दोबारा लिखती हूँ. स्वैप प्लस ऑप्शंस, स्वैप्शंस. स्वैप्शंस का मतलब ये है कि इट हैज गॉट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वैप्स एंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शंस. तो स्वैप्शंस की तरह और बहुत सारे डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं जिसमें कॉम्बिनेशंस हैं. कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन डेरिवेटिव सिक्योरिटी प्लस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अदर डेरिवेटिव सिक्योरिटी. उन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वी गिव राइज टू द न्यू जनरेशन और अ न्यू लाइन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज. स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे आप में से किसी को गार्डनिंग करने का कभी इत्तेफाक हुआ? यस, एनी वन ऑफ यू? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी. क्या होता है, डिफरेंट जो सीड्स हैं उनकी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं. कॉम्बिनेशंस का मतलब यह है कि कुछ जब उनकी आप आपस में जो डिफरेंट जो सीड्स हैं उनकी जर्मिनेशंस करते हैं तो उनकी आप डिफरेंट नई नई वेराइटीज उसकी निकालते हैं, डिफरेंट नई नई ब्रीड्स निकालते हैं उनके कॉम्बिनेशन से. ठीक है ना? विच हैज गॉट द मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. स्पेशली फ्लावर्स में, फूलों में बहुत सारी हमारे पास ब्रीड्स हैं विच आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स. जब आप सीड्स को इकट्ठा जर्मिनेट करते हैं तो दे गिव राइज टू अ न्यू काइंड और अ न्यू लाइन ऑफ फ्लावर्स. सिमिलरली जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू लिंक अप विद. जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं या जो डेरिवेटिव एग्जांपल्स हैं जैसे फॉरवर्ड होगी, फ्यूचर होगी, स्वैप्स होगी, ऑप्शंस होगी, जब हम इनको मिक्स करते हैं तो दैट गिव राइज टू द न्यू टाइप ऑफ अ डेरिवेटिव्स और अ न्यू टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कैन गिव राइज टू, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले वाले दो हैं उनसे मुख्तलिफ होती हैं. फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी मे फाइंड it advantageous to finance operation by issuing debt, the interest rate of which is determined some unrelated index. The company may have exchanged the liability for interest payment with another party. This product combines a structured note with an interest rate swap. अब यहाँ देख लें स्टूडेंट्स कि हमने स्ट्रक्चर्ड नोट की एग्जांपल में क्या पढ़ा था कि हम उसको किसी अनरिलेटेड इंडिकेटर के साथ लिंक अप कर रहे थे. ऐसी बात है ना? और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को भी स्वैप करने की बात हो रही है, तो हमने बेसिकली स्ट्रक्चर्ड नोट को इंटरेस्ट रेट स्वैप के साथ मिला दिया है या उसका कॉम्बिनेशन कर दिया. मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए. फॉर इंस्टेंस, स्टूडेंट्स ये मुश्किल नहीं है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. दोबारा सुन लें. फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी मे फाइंड इट एडवांटेजियस टू फाइनेंस ऑपरेशंस बाय इशूइंग डेट. फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी को ये बहुत अपने लिए फायदेमंद बात नजर आ रही है कि वो डेट फाइनेंसिंग कर लें. अब क्या होगा? द इंटरेस्ट रेट ऑफ विच इज डिटरमिन्ड सम अनरिलेटेड इंडेक्स, जिसका इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड बाय सम अनरिलेटेड इंडेक्स. और वो अनरिलेटेड इंडेक्स क्या था? मुझे जरा पिछली वाली स्लाइड पे जाने दें. ये देखें, अगर आप पहले इस स्लाइड के पहले पैरा में आ जाएं, whose interest rate is decided by the interest rate in England or the price of a barrel of crude oil which is the unrelated indicator. तो हमने इस इंटरेस्ट रेट को भी टाई अप कर दिया किसी अनरिलेटेड इंडिकेटर के साथ. और साथ ही हमने क्या किया? द कंपनी मे हैव एक्सचेंज द लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स विद एन अदर पार्टी. और साथ ही कंपनी जो है वो एक किसी स्वैप एग्रीमेंट में भी एंटर हुई है जिसमें उसने दे हैव एक्सचेंज द लायबिलिटी फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट विद सम अदर पार्टी.
इंटरेस्ट रेट की पेमेंट की लाइबिलिटी के लिए भी वो किसी दूसरी पार्टी के साथ कनेक्टेड है. दिस प्रोडक्ट कंबाइंस अ स्ट्रक्चर्ड नोट विद द इंटरेस्ट रेट स्वैप. तो स्टूडेंट्स ये जो दो चीजें मिला ली हैं, ये यहाँ पे हमारी जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द स्ट्रक्चर्ड नोट with the interest rate swap. So this is the combined derivative product. Now the hedge funds. Students, इससे पहले हमने थोड़ी सी बात की थी about the hedge funds. Hedge fund क्या होता है? A hedge fund is a private partnership aimed at very wealthy investors. It can use strategies to reduce risk, but it may also use leverage, which increases the level of risk and potential rewards. So it is a sort of a private partnership which is aimed at a very wealthy investor, जो कि आम investors के लिए नहीं है बल्कि बड़े ही खास और wealthy investors के लिए है. And they can use strategies to reduce risk. They can use different strategies to reduce risk. हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में hedge funds के ऊपर regulation requirements and rest of all the other things वो comparatively कम है as compared to the other. But it may also use leverage, लेकिन ये leverage को भी यूज कर सकता है, which increases the level of risk and potential rewards, जिससे risk से debt से या leverage से आपका risk high हो जाता है, which in turn leads to the greater or the higher potential rewards. Hedge funds can invest in virtually anything, anywhere. They can hold stocks, bonds and government securities in all global markets. अच्छा, हेज फंड्स के साथ आसानी वाली बात यह है कि दे कैन वर्चुअली गो एनीवेयर एंड दे कैन इन्वेस्ट एनीथिंग. दे कैन होल्ड स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ऑल द ग्लोबल मार्केट्स. दे मे परचेज करेंसीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज एंड टेंजिबल एसेट्स. तो ये जो है करेंसीज को परचेज कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स को परचेज कर सकते हैं, कमोडिटीज को, एंड इवन सर्टेन टेंजिबल एसेट्स. दे मे लिवरेज देयर पोर्टफोलियो बाय बोरिंग मनी अगेंस्ट देयर एसेट्स और बाय बोरिंग स्टॉक्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ब्रोकर एंड सेलिंग देम. अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं? ये अपने पोर्टफोलियोज को लिवरेज कर सकते हैं बाय बोरिंग मनी against their assets. They can borrow money against their assets or by borrowing stocks from investment brokers and selling them, and they can even short them. Short is to sell and long is to buy. थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ. Short means to sell and long means to buy. तो ये क्या कर सकते हैं? They may leverage their portfolio by borrowing money against their assets or by borrowing stocks from the investment brokers and selling them. They may also invest in closely held companies. मतलब आप ये देखें कि इनके पास रेंज कितनी है from the point of view of investment. They can sell, they can borrow, they can invest even in the closely held companies. अच्छा जी स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड्स के साथ इसका कंपैरिजन भी पढ़ा था इन आवर लास्ट क्लास, hedge funds are not registered as publicly traded securities. For this reason, they are available only to those fitting the Securities and Exchange Commission definition of accredited investors. Individuals with a net worth exceeding 1 million or with the income greater than 200,000 or 300,000 for couples in each of the 2 years prior to the investment and with the reasonable expectations of sustainability. तो ये सिर्फ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को accredited इन्वेस्टर्स को मिलते हैं और जिनकी जो वर्थ है दैट इज एक्सीडिंग देन 1 मिलियन और इनकम ग्रेटर देन $200,000 से. तो ये दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज. हेज फंड्स को हम पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज के तौर पर नहीं लेते, इसलिए दे आर अवेलेबल ओनली टू दी दोज फिटिंग दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन डेफिनेशन ऑफ accredited इन्वेस्टर. तो ये सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनकी नेट वर्थ जो है दैट इज एक्सीडिंग 1 मिलियन और द इनकम ग्रेटर देन $200,000. यानी अगर इतनी बड़ी अमाउंट का कोई या accredited इन्वेस्टर है जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो देन ओनली they can invest in hedge funds, otherwise not. So they are not the publicly traded securities.
Institutional investors such as pension plans and limited partnerships have higher minimum requirements. The SEC reasons that these investors have financial advisors and are savvy enough to evaluate sophisticated investment for themselves. तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ये कहता है कि उनके पास अपनी इतनी एक्सपर्टीज हैं और एडवाइजर्स हैं दैट दे कैन एडवाइज देमसेल्व्स, वो अपने आप को खुद एडवाइस कर सकते हैं. सो सम इन्वेस्टर्स use hedge funds to reduce risk in their portfolio by diversifying into uncommon or alternative investments like commodities or foreign currencies. Others use hedge funds as a primary means of implementing their long-term investment strategy. कुछ जो है उनको यूज करेंगे hedge funds को to reduce risk in their portfolio by diversifying into uncommon or alternative investment like commodities or future currencies. कुछ लोग जो है वो hedge funds को यूज करते हैं for the purpose of diversification. और diversification कौन सी? Uncommon और the alternative investment, जिसमें हम क्या देंगे, commodity में वो इन्वेस्ट कर दें या वो फिर foreign currencies में इन्वेस्ट कर दें. कुछ लोग जो हैं वो hedge funds को क्यों यूज करेंगे? They use it as a primary mean of implementing their long term investment strategy. तो स्टूडेंट्स कहने की बात ये हुई कि hedge funds को दोनों पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हो, either to reduce risk So either the hedge funds can be used as to reduce risk with the help of diversification into uncommon or alternative investment, or they can be used as a long-term investment strategy. तो दोनों तरीकों से यूज हो सकती है, as an investment strategy भी and as a risk minimization tool भी, जो हम unrelated items में diversification के लिए यूज कर सकते हैं. Why have derivatives? डेरिवेटिव्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? Why do we use it? अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी और मैंने आपको ये बताया था कि why we use derivatives. आज मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी कि what are the underlying motives. कनेक्टेड उसी से है लेकिन a bit giving it a different exposure. Derivatives are risk shifting devices. अच्छा, रिस्क शिफ्टिंग डिवाइसेस से क्या मतलब है कि रिस्क ट्रांसफर कर दिया from one place to another. Initially, they were used to reduce exposure to changes in such factors as weather, foreign exchange rate, interest rate और stock indices. अच्छा, इससे पहले ये यूज होते थे जो derivatives, they were being used to reduce exposure to the changes in such factors. चेंजेस किस फैक्टर्स में है? इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ सकती हैं, एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ सकती हैं, वेदर में चेंजेस आ सकती हैं. इन सब चीजों को हम मिटिगेट करने के लिए, इन सब चीजों के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वी यूज टू यूज दीज डेरिवेटिव सिक्योरिटीज. सो द डेरिवेटिव्स आर रिस्क शिफ्टिंग डिवाइसेस. रिस्क शिफ्टिंग डिवाइसेस से मतलब ये है कि रिस्क को हमने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, if an American company expects payment for a shipment of goods in British pound sterling, it may enter into a derivative contract with another party to reduce the risk that the exchange rate with the US dollar will be more unfavorable at the time the bill is due and paid. समझ आ रही है बात कि पाउंड स्टर्लिंग और डॉलर करेंसी के रेट में फर्क की वजह से इट इज एक्सपेक्टेड कि हो सकता है कि वी विल एंड अप बाय हैविंग सम अनफेवरेबल at the time when the bill is due and paid. Under the derivative instrument, the other party is obligated to pay the company the amount due at the exchange rate in effect when the derivative contract was executed. तो derivative instrument के साथ हमें ये आसानी आ जाती है इस बात की, the other party is obligated to pay the company the amount due at the exchange rate in effect
when the derivative contract was executed. जिस टाइम पे हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस वक्त जो रेट होगा हम उसी को एग्जीक्यूट करेंगे. बाय यूजिंग अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट द कंपनी हैज शिफ्टेड द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट टू एन अदर पार्टी. तो इस तरह से डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके उसने अपने रिस्क को शिफ्ट कर दिया है टू दी अदर पार्टी कि अगर रेट ज्यादा भी हो गया तो मैं उतने डॉलर्स नहीं दूंगा जितने के जो हमारे एक्सचेंज रेट से एडवर्सली इफेक्ट होने जा रहे हैं. लाइक आई विल नॉट एंड अप बाय पेइंग मोर डॉलर्स बिकॉज ऑफ द एडवर्स मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट. लाइक हमारा जो डॉलर और जो पाउंड्स हैं उनका जो एक्सचेंज रेट है वो अनफेवरेबल उसकी तरफ जा रहा है. लाइक उनकी जो मूवमेंट है वो इस तरह से है कि जो डॉलर करेंसी है वो डी वैल्यू हो गई अगेंस्ट दी पाउंड. तो क्या होगा बाय द एंड ऑफ द डे जहां पे मैंने $1 पे करना था मुझे $2 पे करने पड़ेंगे. तो इस चीज से बचने के लिए मैं पहले ही किसी एग्रीमेंट में एंटर होगी कि मैं तो इसी रेट पे ही खरीदूंगी डॉलर विद रिस्पेक्ट टू दी पाउंड्स. तो जब वो टाइम आएगा उस वक्त मैं उसी रेट को एक्सरसाइज कर लूंगी जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. और इस तरह से आई हैव शिफ्टेड, इसको हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिस्क शिफ्टिंग डिवाइस. लाइक हमने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया to the other party. So we have transferred or shifted the risk to the other party. Now I'm sure you have got my point. This is very easy to understand. More recently, derivatives have been used to segregate categories of investment risk that may appeal to different investment strategies used by mutual fund managers, corporate regulators, or pension fund administrator. These investment managers may decide that it is more beneficial to assume a specific risk characteristics of a security. The risk. Since derivatives are risk shifting devices, it is important to identify and understand the risk being assumed, evaluate them, and constantly monitor and manage them. Each party to a derivative contract should be able to identify all the risks that are being assumed before entering into a derivative contract. So it is important to identify understand, evaluate, constantly monitor and manage all kind of risks. So क्योंकि ये रिस्क शिफ्टिंग डिवाइसेस हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन सारे रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करें. वी नीड टू अंडरस्टैंड विच रिस्क इज मोर रेलिवेंट एंड वी नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देम एंड वी आर ऑल्सो required to manage all those risks. Each party to a derivative contract should be able to identify all the risks that are being assumed before entering into the derivative contract. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टी जो है वो सारे रिस्क को पहले से देख ले, उनको मॉनिटर कर ले, इवेल्युएट कर ले बिफोर दे एंटर इनटू द डेरिवेटिव रिस्क. और उन रिस्क में क्या कौन कौन से रिस्क शामिल हैं. पहली बात तो ये कि इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड फ्लोर के ऊपर तो वहां पे कम रिस्क है एज कम्पेयर टू दी ओटीसी. आपको ये पता होना चाहिए. प्लस ऑल्सो जो अंडरलाइंग एसेट है किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, आपने ये देखना है कि वो कितना रिस्क से एक्सपोज है. यू नीड टू इवैल्यूएट देम, यू नीड टू मैनेज देम एंड यू नीड टू अल्टीमेटली टेक एक्शंस अगेंस्ट देम. So before entering into such kind of derivative contracts, you must be able to identify all these risks which are connected with them. Part of the risk identification process is a determination of the monetary exposure of the parties under the terms of the derivative instrument. As money usually is not due until the specified date of performance of the parties' obligations, lack of upfront commitment of cash may obscure the eventual monetary significance of the parties' obligation. तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई आपकी पहले से
जो अमाउंट है as money usually is not due until the specified date of performance. जो एक स्पेसिफाइड डेट है कॉन्ट्रैक्ट का उससे पहले तो वो ड्यू नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू नो द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इन एडवांस. Investors and markets traditionally have looked to the commercial rating services for evaluation of credit and investment risk issuer of the debt securities. जैसे कि हमारी डेट सिक्योरिटीज की मार्केट में क्या है कि डिफरेंट जो डेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेट्स हैं, उनको रेटिंग एजेंसीज ने डिफरेंट रेट्स दिए हुए हैं. जैसे आपने मूडीज का नाम सुना हुआ है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का, तो उन्होंने डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स को ग्रेडिंग्स दी हुई है, लाइक ए बी सी डी एटसेट्रा. उन ए बी सी से हमें पता चल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिस्क्स आर कंटिंजेंट विद यूजिंग सच काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट. जैसे हम क्या देते हैं कि फलां कॉर्पोरेशन का जो बॉन्ड्स हैं दे आर ए कैटेगरी. ए कैटेगरी का मतलब ये है कि डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है, या वो जो हैं बहुत डिबेंचर हैं जो हाईली इनसिक्योर हैं. तो स्टूडेंट्स हमें जिस तरह से ये इन रेटिंग एजेंसीज के रेट्स की वजह से हमें पता चल जाता है कि दे आर लाइक जो सिक्योरिटीज हैं उनकी रेंज कैसी है या उनका रिस्क फैक्टर कितना है. ये एक बहुत अच्छा एवेल्युएशन क्राइटेरिया है. जैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्रेडिंग से हम स्टूडेंट का पता लगाते हैं, ए ग्रेड स्टूडेंट है, बी ग्रेड स्टूडेंट है, सी ग्रेड है, हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट का इंटेलेक्ट लेवल क्या है. बिल्कुल इसी तरह से बॉन्ड्स की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं लाइक मूडीज एंड जो S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, वो हमें ये बताती हैं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड का या इस पर्टिकुलर डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रिस्क कितना है. लाइक आइदर दे आर हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स और दे आर लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स. Some firms have begun issuing ratings on a company's securities which reflect an evaluation of the exposure to the derivative financial instrument to which it is a party. The credit worthiness of each party to a derivative instrument must be evaluated independently by each counterparty. In a financial derivative, performance of the other party's obligation is highly dependent on the strength of its balance sheet. Therefore, a complete financial investigation of a proposed counterparty to a derivative instrument is imperative. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उससे पहले उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अच्छी तरह से स्टडी कर लें. एंड अ कंप्लीट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रपोज्ड काउंटर पार्टी टू अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इज इम्पोर्टेंट, इज इम्पेरेटिव कि जो आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो काउंटर पार्टी का लेने जा रहे हैं, आप पहले डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर लें कि वेदर दे विल बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. ऐसा ना हो कि आपने उससे पहले उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ना की हुई हो और बाद में ऐसा हो कि वो डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं. तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द डिफॉल्ट रिस्क कि काउंटर पार्टी जो है वो ऐसा ना हो कि बाद में डिफॉल्ट कर जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले से अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लें. An often overlooked but very important aspect in the use of derivatives is the need for constant monitoring and managing of the risk represented by the derivative instrument. अच्छा, overlooked हमने इसको क्या दिया, an often overlooked but a very important aspect. क्यों? Because there is a need for constant monitoring. Constant monitoring का मतलब यह है कि there is a need for constant monitoring and managing the risks which are represented by the derivative instrument. For instance, the degree of risk which one party was willing to assume initially could change greatly due to the intervening or unexpected events. Each party to the derivative contract should monitor continuously the commitments represented by the derivative product. जो derivative product होता है that is just like an agreement. उस agreement के ऊपर आपकी सारी terms and conditions लिखी हैं. तो जो डिग्री ऑफ रिस्क विच वन पार्टी वॉज विलिंग टू assume इनिशियली कुड चेंज ग्रेटली ड्यू टू द इंटरवीनिंग एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. तो जो चीज एग्रीमेंट में लिखी होती है, जब आप एग्रीमेंट अपना ले साइन करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, तो मेक श्योर कि उसके अंदर सारी चीजें इवन द ट्रीटमेंट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वो सब कुछ लिखा होगा. So you need to closely monitor all the activities
और जब आप अपने वे फॉरवर्ड में जाएं, अगर फ्यूचर में कहीं ऐसा हो कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, तो यू कैन गो बैक एंड लुक एट द एग्रीमेंट व्हाट वाज रिटन एट दैट टाइम, और उसके अंदर जो भी आपके एग्रीमेंट साइन हुआ है विद द काउंटर पार्टी, both the parties are liable to obey and follow that agreement strictly with those terms and conditions. Financial derivative instruments that have leveraging feature demand closer, even daily or hourly monitoring and management. अच्छा, जो जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लेवरेजिंग यूज हुई है वो ज्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, बिकॉज वाई, क्योंकि जो लेवरेज्ड किस्म का फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है दैट इज मोर रिस्की। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया, तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने लेवरेज यूज की हुई है तो दैट हाईली डिमांड्स फॉर क्लोजर मॉनिटरिंग एंड इवन यहाँ पे लिखा हुआ है आवरली मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। लेवरेजिंग, some derivative products may include leveraging features. These features act to multiply the impact of some agreed upon benchmark in the derivative instrument. Negative movement of a benchmark in the leverage instrument can act to increase greatly a party total repayment obligation. Remembering that each derivative instrument generally is a product of negotiation between the parties for the risk shifting purpose, the leverage component, if any, may be unique to that instrument. पहली बात तो ये कि हमने दो पार्टीज के दरमियान में एक एग्रीमेंट है विच इज सॉर्ट ऑफ अ रिस्क शिफ्टिंग एग्रीमेंट। अगर हम उसके अंदर लिवरेजिंग को ऐड कर लेते हैं तो दैट इज एन एडेड ऑन फीचर, जिससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ने का मतलब ये है कि वी हैव इंक्रीज द रिस्क कंपोनेंट इनटू दैट, और जब रिस्क बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी जो मैनेजमेंट और उसकी जो मॉनिटरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया कि इस तरह के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में जिसमें लिवरेज का सहारा लिया गया है, जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया गया, उसके लिए आपको इवन आवरली मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट रिक्वायर है। तो जब आपको इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है तो उसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट भी अल्टीमेटली इतनी ही हाई होगी। सो लिवरेज किस्म के जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट कॉस्ट यू हायर। Trading of derivatives. Some financial derivatives are traded on national exchanges. Those in the US are regulated by Commodities Future Trading Commission. Financial derivatives on national securities exchanges are regulated by the US Securities and Exchange Commission. SEC. Certain financial derivative products have been standardized and are issued by a separate clearing corporations to sophisticated investors pursuant to an explanatory offering circular. Students, this is telling us about how these trading of derivative is taking place on different exchanges, और उसके लिए कौन सी authorized जो national institutions हैं वो available हैं। Some derivative products are traded on OTC, ये वही चीज रिपीट हो रही है। OTC के ऊपर that is over the counter market, कुछ जो derivative securities हैं वो वहाँ पे यूज होती हैं। Mutual funds and public companies. Mutual funds and public companies are regulated by SEC, that is Securities and Exchange Commission, with respect to the disclosure of the material information to the security market and investor purchasing securities of those entities. SEC requires these entities to provide disclosure to the investors when offering their securities for sale to the public and mandates filling of the periodic public report on the condition of the company or mutual fund. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है वो hedge fund से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि hedge fund के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दे डू नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड ऑन SEC. Selling of financial derivatives. Some brokerage firms are engaged in the business of creating financial derivative instruments to be offered to the retail investment clients, mutual funds, banks, corporations, and government investment officers. Before investing into financial derivative product, it is vital to do two things. Number one, first determine in detail how different economic scenario will affect the investment in the financial derivative, including the impact of any leveraging feature. आप सबसे पहले तो ये देख लें कि different जो economic scenarios हैं, how they are going to affect this investment in the financial derivatives. Specifically अगर आपने leveraged financial derivative का सहारा लिया हुआ है. Second, obtain information from state or federal agencies about the broker's record.
और दूसरा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस ब्रोकर के थ्रू आप ये सारी ट्रांजेक्शन्स करने जा रहे हो उस ब्रोकर के रिकॉर्ड को भी जरूर चेक करना है. These are the different best sources which are maintained by some of the major financial news organizations: Bloomberg Online, Reuters.com, Associated Press, and the Bridge Financials. Similarly, JP Morgan, Garb.com, Global Association of Risk Professionals, Treasury Management Association, etc. Students, this is all derived from the US market. अच्छा जी, some facts. Derivatives are not new. They are a high-tech methods. Derivatives are not purely speculative or leveraged. They are not always purely speculative or leveraged. Derivatives are not a major part of finance. अच्छा, they are not again the major part of a finance. Derivatives are of value to the companies of all sizes. They are tools to meet management objectives. They are tools to reduce uncertainty and foster investment. Derivatives can both reduce and enhance risk at the same time. रिस्क को बढ़ा भी सकते हैं और रिस्क को कम भी कर सकते हैं. Derivatives do not change the nature of risk. They are just shift the risk from one party to another. आप रिस्क की नेचर को चेंज नहीं कर सकते. Derivative reduce, not increase the systematic risk. Derivatives do not call for further regulation. Now the dark side. 6 examples will be used to illustrate some of the perils, especially ethical perils in the use of financial derivatives. ये जो आपके सामने examples नजर आ रही हैं, these are the big examples that they have placed a history in the world of derivatives. Equity Funding Corporation of America 1973. आप ये समझ लें ये lessons हैं. जब derivatives को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया गया तो हाउ दे हैव कोलैप्स्ड और किस तरह से उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशंस जो 200 साल से एग्जिस्ट कर रही थी वो कोलैप्स कर गई बिकॉज ऑफ द रॉन्ग यूजेज ऑफ ऑल दीज डेरिवेटिव सिक्योरिटीज. तो बेरिंग्स बैंक का केस 1994 का, ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, एनरॉन एंड ग्लोबल क्रॉसिंग. ईच ऑफ देम रिप्रेजेंटेड एन एफर्ट टू यूज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स टू प्रोड्यूस इन्फ्लेटेड रिटर्न्स. तो उन्होंने कोशिश ये की कि डेरिवेटिव्स यूज करके वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स ले सकें. 2 cases were proven to be frauds. 2 appear to be very innocent of fraud. 2 are still being seen. Each was a major financial catastrophe affecting not only those directly involved but a world at large. तो ना सिर्फ ये कि वो खुद से इफेक्ट हुए बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को मुतासिर किया. So, dear students, this was all about today's lecture. I'm sure you have enjoyed it. We are going to take a little bit more about these certain examples of financial derivatives in our next class. See you next time. Thank you and Allah Hafiz.